पहला जो क्वेश्चन है वो है एवरेज से। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने आपको क्या तरीका बताया है, कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऐसे लिख लिया, एवरेज लिख लो और सम लिख लो। सम मतलब योग। चलो अब क्या जानते हैं, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सम हो जाता है। नंबर संख्या गुणित औसत बराबर योग हो जाता है। तो क्या दिया है, x संख्या हैं उनका औसत कितना है y स्क्वायर, तो योग कितना आ जाएगा, xy स्क्वायर नहीं आ जाएगा। और y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, y संख्याओं का, y गुणित x स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, सभी संख्याओं का औसत निकालना है। सभी संख्या कितनी है, x प्लस वाई, इन दोनों को मिलाकर योग कितना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कॉमन है ना, तो एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे y, यहाँ पे क्या बचा x, क्योंकि एक्स वाई निकल गया है, एक x और एक y निकल गया है तो सिर्फ x बचा। ये योग आ गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा सर, संख्या बटे नंबर, सॉरी योग बटे संख्या, सम बाय नंबर। तो कितना है, सम योग कितना है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल नहीं हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x इंटू वाई आपका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, उनको साथ साथ हमारे साथ साथ आप बनाने की कोशिश करें। आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 996 रुपए हो जा रही है। प्रिंसिपल है 800 रुपए और अमाउंट 3 साल में कितना हो गया, 956 रुपए हो गया। ये बताओ यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, जितना ब्याज इसमें लगा है वो तो ठीक है, प्लस 4% और बढ़ा दें तो 3 वर्ष में ही राशि कितनी हो जाएगी। पहले का ब्याज इतना है, उसमें तो ठीक है इतना आ गया, लेकिन ब्याज की दर को और बढ़ा दें 4%, हर साल 4% बढ़ाएं तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 12% नहीं बढ़ जाएगा। 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 12%। और किस पे लगेगा ये ब्याज, मूलधन पे लगेगा। 800 रुपए पे कितना एक्स्ट्रा ब्याज लग जाएगा, कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा, 12% लग जाएगा। क्यों लग जाएगा 12%, क्योंकि एक साल में 4% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 3 साल में 4 तिया 12%, 12 अट्ठे कितना एक्स्ट्रा ब्याज लग गया, 96 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लग गए। इसमें पहले वाला ब्याज तो जुड़ा हुआ है, जो पहले था, जो पहले हो रहा है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ाया उसके कारण इतना एक्स्ट्रा लग गया, तो इतना एक्स्ट्रा लग गया, उसको जोड़ दो, 6 6 12, 9 5 14, 1 15, हासिल आई 1 9 और 1 10। आंसर कितना जा रहा है, 1052 रुपए आपका क्या है, इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम प्यार से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये ट्रेन, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसा कहता है। सुबह 7 बजे ए से निकलती है, 7 बजे ना एक यहाँ से निकल रही है ट्रेन, और वो ट्रेन 11 बजे बी पर पहुँच जा रही है। बी पर कितने बजे पहुँच रही है, 11 बजे। तो कितना घंटा लग गया इसको कवर करने में, कितना घंटा लग गया, 7 4 11 घंटा नहीं लग गया, 4 घंटा नहीं लग गया, 4 घंटे में डिस्टेंस कवर की। ठीक है भाई। दूसरी जो ट्रेन है
वो 8 बजे बी से निकल रही है। ये बी से एक दूसरी ट्रेन है, वो 8 बजे निकलती है, 1 घंटे बाद निकल रही है। और वो यहाँ कितने देर में पहुँच रही है? 11:30 बजे। कितने बजे पहुँच रही है? 11:30 बजे पहुँच रही है। तो ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ 4 घंटे में पहुँची, ये यहाँ से यहाँ कितने घंटे में पहुँची? 3.5 घंटे में नहीं पहुँची, 3.5 घंटे में, 3.5 आवर्स, या फिर 3 घंटे 30 मिनट में, या फिर 3 सही 1/2 घंटे में। इतने मिनट में नहीं पहुंची। ठीक है सर, सही बोल रहे हैं आप। अब देखो, दोनों तो एक ही दूरी को कवर कर रहे हैं ना, दोनों के लिए दूरी सेम है। तो क्या है? डी कांस्टेंट है दोनों के लिए। क्या कांस्टेंट है? डी कांस्टेंट है। तो डी कांस्टेंट होता है तो क्या जानते हो? टाइम का जो रेशियो है ए से निकलने वाली और बी से निकलने वाली, ए से निकल रही है वो कितने घंटे में? 4 घंटे में टाइम लगा रही है। ये कितना घंटे लगा रही है? 3.5 आवर लगा रही है। जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो डी कांस्टेंट होने पे स्पीड में चेंज होता है। कैसा? इन्वर्सली। कैसा? इन्वर्सली होता है। मतलब स्पीड का जो रेशियो है वो कितना आ गया? ए के लिए स्पीड कितनी है? 3.5 यूनिट। बी के लिए स्पीड कितनी है? 4 यूनिट। सर इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, ये 7 बजे निकली, ये 8 बजे निकली है। 7 बजे 8 बजे निकली है, ठीक है सर। दूरी कितनी आ गई दोनों की? दूरी कितनी होती है? दूरी क्या हो जाती है? D = S × T। हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल गुणित समय करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 चौक 140, 14.0, और यहाँ पे भी 14। दोनों के लिए दूरी तो सेम है ना, हमने कहा था दोनों के लिए दूरी सेम है। तो कितनी यूनिट आई दूरी? 14 यूनिट। 14 यूनिट। तो यहाँ से ए से बी कितना है? 14 यूनिट है। एक चीज़ हमको ये बताओ, ये 7 बजे चल रही है, 14 यूनिट तो हैं। ये 7 बजे चल रही है, ये कितने बजे चल रही है? 8 बजे। 1 घंटे बाद। तो इस दूरी को ये ए वाली ट्रेन अपने अकेले में 1 घंटा नहीं चली होगी, 1 घंटा अकेले चली होगी तो 8 बजे यहाँ पहुँची होगी। मतलब ये दूरी में से 1 घंटे सिर्फ ये अकेले चली है, बाकी इन दोनों को दोनों कवर करेंगे, लेकिन ये वाली दूरी को ये अकेले तय करी है। एक घंटे में कितना चलती है ए ट्रेन? ए ट्रेन कितना चलती है 1 घंटे में? 3.5। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 3.5। 14 में से 3.5 अकेले ये चली है, 14 में से 3.5 अकेले ये चल ली, तो यहाँ से पूरा का पूरा ये जो दूरी है ये कितनी आ गई भाई? 14 में से 3.5 चला गया, कितना आया? 10.5। सर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 10.5। हम क्या, कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों ट्रेनों को मिला के? 10.5। स्पीड कितनी है? ये चलती है 3.5 से, ये 4 से, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी। 4 और 3 7, तो कितना आ गया? 7.5। पॉइंट हटा दिया तो कितना आया? 5 15 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 5 75। पॉइंट हटा दिया और फिर डिवाइड कर लिया। इतना टाइम है, इसको चेंज करें तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचा कितना? 2/5। इतने घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सब मिनट में दिए हैं, बजे में। तो 1 घंटे इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 60 से गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60, तो 12 दूना 24। 1 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी। कब से 1 घंटे 24 मिनट बाद? 8 बजे के बाद 1 घंटे
24 मिनट लगाएंगी मिलने में। तो 8 बजे के बाद 1 घंटे 24 मिनट कब होगा? 9:24 में। तो आंसर कितना आया? 9:24 AM इसका क्या है? आंसर है। दोनों ट्रेन कब पार करेंगी? 9:24 पे एक दूसरे को पार करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। इसको हमने बड़े प्यार से आपको 4 पार्ट में समझाया है, उसको एकदम मिस नहीं करना, अच्छे से उसको देखिए। इसको फिगर को हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, यहीं से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करना है, एक पैरेलल लाइन है जो कि ऐसी है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है? ये 80 डिग्री दिया है। और क्या दिया है? ये वाली वैल्यू 120 दे दिया। और बस इतना ही दिया है। तो आपको x का मान निकालना है। x क्या है? PQR। PQR है, PQR, ये P, ये Q और ये R, इसका मान निकालना है। जब यहाँ पे क्या लिखा है? F, यहाँ पे लिखा है E, क्योंकि ये पैरेलल है। और यहाँ क्या लिखा है? ACG HF। ठीक है, ये B और D। अब देखिए हमको क्या पता है? x का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो हमने क्या कहा है? लाइन्स एंड एंगल्स में जिसने भी वीडियो देखा होगा उसे पता होगा कि सारे एंगल्स को हम इस तरफ कोशिश करते हैं ले जाने की। ये वाला तो इसी के आसपास है, ये वाले को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ले जा पाएंगे? सर ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन कट कर रही है, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, पक्का 80 डिग्री होगा। टोटल कितना डिग्री होता है? लाइन के एक तरफ 180, उसमें से 80 तो ये ले गया, तो इसके लिए कितना बचा? 100 डिग्री नहीं बचा। तभी देखो 100 डिग्री 80 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। अब ये बताओ, ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको, और इसका बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हो गया एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। ये 100 है तो ये कितना डिग्री होना चाहिए कि ये 120 हो जाए? आप कहेंगे सर 20 डिग्री होना चाहिए। आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप एकदम लाइन्स एंड एंगल्स अच्छे से कर लेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रायंगल ABC में त्रिभुज पे क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल ABC में B बराबर 100 डिग्री है, C बराबर 70 डिग्री है। ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में एंगल B 100 डिग्री, C AE भुजा BC पर लंब है, BC पर AE लंब है। AE जो है ना, AE लंब है। लंब है इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और क्या कहता है? और AD कोण समद्विभाजक है। AD कोण समद्विभाजक है। यहाँ से एक लाइन यदि आपने खींची तो ये क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक हो जाएगा। कोण समद्विभाजक हो जाएगा। तो आपको बताना है ये क्या है? ABCD लिख देते हैं। ABC, ये AE परपेंडिकुलर है और ये कोण समद्विभाजक है। तो आपको बताना है EAD का मान, ये वाला वैल्यू बताना है। देखो जब भी ऐसा हो ना
किसी वर्टेक्स से, किसी शीर्ष से दो चीज आप ड्रॉ करो सामने वाली भुजा पर। एक कोण समद्विभाजक जो AD है, कोण समद्विभाजक, और एक लंब समद्विभाजक। तो क्या होता है, इनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, एंगल B और एंगल C के डिफरेंस का आधा। EAD क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस एंगल C का आधा। एंगल B कितना दिया है 100, C कितना दिया है 70, आधा दोनों का 30 का आधा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B 15 डिग्री। सिर्फ इतना है। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट दोनों को माइनस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को इस 22,500 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का लाभ हो। एक दुकानदार है CP 22,500 रुपए में खरीदा और MRP कितनी लगा दिया कि 22,500 रुपए से 80% का लाभ हो, मतलब 180% की MRP लगा दिया, इतना चिपका दिया MRP। इसके साथ वह ग्राहक को 15% छूट भी देता है। वो सोचा इतने में ना मैं बेच दूंगा तो मेरे को 80% का लाभ हो जाएगा, लेकिन ग्राहक आया, वो क्या मांगा, छूट मांगा। कितने परसेंट की छूट मिली उसको, 15% की छूट मिली। 15% की छूट मिल गई तो छूट 15% की दे दिया तो इस पे छूट मिलेगी ना, MRP पे छूट मिलती है। तो 22,500 इंटू 80% पे 15% की छूट मिल गई तो कितने में बेचा होगा, 85% में बेचा होगा, हाँ या ना। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ, खरीदा इतने में बेचा इतने में, वास्तविक लाभ निकालना है। दोनों का रेशियो ले लो, कितना है CP 22,500 और ये SP कितना है 22,500 गुणित 80/100 इंटू 85%। देखिए ये और ये कैंसिल नहीं हो गया। जब हम ऐसे लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको गुणा करके कटा के वैल्यू क्यों नहीं लिखते, इसको कटा के गुणा करके वैल्यू क्यों नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि लास्ट में हमको SP नहीं निकालना, MRP नहीं निकालना। लास्ट में हमको ये करेंगे ना तो कैंसिल हो जाती हैं, नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए शुरू में नहीं करते, क्योंकि ये तो निकालना नहीं है हमको, तो क्यों उसको कैलकुलेट करें और टाइम वेस्ट करें अपना। तो चलिए कितना आ गया, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 17 पंचे 85, 100 इधर ट्रांसफर कर दो, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, कितना आया 17 चौक 68। तो कितना आ गया, कितने परसेंट का, ये तो 22,500 80%। अच्छा, ये यहाँ पे यही गड़बड़ हो रही है, हमने डेटा थोड़ा गलत लिख लिया है, ध्यान से देखेंगे। ये 80 नहीं है, ये कितना है 22,500 का 180% है ना, तो ये 180% है। तो यहाँ भी कितना आएगा, 180% नहीं आएगा, 180%। तो कितना आया, 2 निया और 2 पंचे। अब देखो 5 से कटा 17 बार, अब कितना आ गया, 100 इधर ट्रांसफ़र किया, 17 निया कितना हो जाता है 153। तो 100 में खरीद के 153 में बेचा, प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया,
53% का। डायरेक्ट क्या लिखा आपने? 53%। डेटा सही से लिखिएगा, जैसे हमसे गलती हो गई। 22,500 का 180, 22,500 का 180 तो था, इस पे 15% डिस्काउंट मतलब 85% में बेचा है, तो दोनों का रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं, तो उसमें एक अंतःवृत्त निहित है, इन सर्कल है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो ध्यान दो, जब भी ये है ना, इसमें क्या है, ये अंतःवृत्त है ना, इन सर्कल है, इन सर्कल ऐसा हो जाता है, ये क्या है? इन सर्कल मतलब अंदर निहित है, एकदम अंदर निहित है। तो इसका रेडियस पूछ रहा है, इसका रेडियस ये कितना होगा, रेडियस ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इन सर्कल की रेडियस का डेल अपॉन एस, ये फॉर्मूला है। डेल क्या है? डेल मतलब हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या हो जाता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो देखो ध्यान दो, एरिया कैसे निकालेंगे त्रिभुज का? कितना कितना है? 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 देख के क्या याद आता है? ट्रिपलेट। तो ये कौन सा त्रिभुज है? 8, 15, 17, 90 डिग्री, और इसके अंदर क्या है? वृत्त है। तो आप इसका एरिया कैसे निकाल लोगे? त्रिभुज का एरिया अब आप निकाल लोगे कैसे? आपको पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो इसका एरिया क्या आता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, 15 + 17 + 8/2, 16 दूना 32, 8 40, 40/2 मतलब कितना आया? 20। तो अब आपको क्या करना है? डेल की वैल्यू कितनी आ गई? 60। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 दूना 40, 20 तिया 60 से 20, 3 सेंटीमीटर क्या है? 20 तिया 60, 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। अब आप बोलेंगे सर 8, 15 और 17 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, ट्रिपलेट याद नहीं रहा तो एरिया कैसे निकालेंगे? देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हीरोन्स फॉर्मूला तो है ही ना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? √S, S - A, S - B, S - C। S कितना निकाला है? 20, तो 20 S - A, 20 - 15 कितना आ गया? 5। कितना आया? 5। S - B मतलब 20 - 17 कितना आ गया? 3। 20 - 8 12, 20 पंचे 100, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आया? 100 का √10 और 36 का 6, 10 छंग कितना आ गया? 60। देखो 60 ही आ गया। तो यदि आपको नहीं पता तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी कोई हार्ड नहीं है। और डायरेक्ट यदि निकाल ले रहे हैं तो यहाँ से निकाल लीजिए, जरूरी नहीं हर बार समकोण त्रिभुज दे, हो सकता है कोई दूसरा त्रिभुज हो, तो वहाँ पे तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पता चल गया तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना 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 है तो त्रिभुज किस प्रकार का है। सबसे पहले एक नोट बता रहे हैं, याद रखो, यदि एंगल से, कोण से आपको निकालना हो कि कौन सा त्रिभुज है, तो जो छोटा दो एंगल है ना, दो छोटे एंगल, उनको जोड़ दो, एंगल ए प्लस एंगल बी। कोई भी त्रिभुज में तीन एंगल होंगे, हम मानते हैं कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और ये दोनों क्या हैं, छोटे हैं, छोटे एंगल हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, ये कितना है नहीं पता, सबसे बड़ा कोण ये है। तो देखते हैं इन दोनों का योग यदि बड़ा आ रहा है तीसरे से, तीन कंडीशन हो सकती हैं, दोनों का योग बराबर आ रहा है, और क्या हो सकता है, दोनों का योग क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इन दोनों का योग तीसरे एंगल से छोटा है। तो देखो तीन कंडीशन यहां पे बन रही हैं। अब देखो जब ये कंडीशन बनती है ना, तो ट्रायंगल होता है कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज। इसको कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। जब बराबर आता है तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। समकोण यदि बड़ा आ रहा है दोनों का योग, तो इसको क्या कहेंगे, ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। तो देखो यहां पे क्या आ रहा है, छोटे छोटे जो दो कोण हैं इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, कितना आ गया, 9 2 11, हासिल आई 1 3 और 1 4 5 4 9। जोड़ने पे कितना आ गया, दोनों बराबर आ गए ना। बराबर आने पे कौन सा कोण होता है, समकोण। समकोण मतलब कौन सा कोण, राइट एंगल ट्रायंगल। सर यदि ऐसा आता तो एक सी होता 91 डिग्री और दोनों कोण होते 50 और एक हो जाता इतना। देखो तीनों का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ोगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 91 9 100 130 130 और 50 180। तो कोण, त्रिभुज के कोणों का योग 180 हो गया। जोड़ने पे ये क्या आया, छोटा आया, कितना आ गया 89, और ये क्या है, बड़ा है ना, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। तीनों, दोनों को जोड़ा फिर भी ये तीसरा वाला ये बड़ा हो गया, तो क्या है वो, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम। शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत प्रैक्टिस करके आपको जाना है। क्या है, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। देखो टोटल सर्कल, टोटल सर्कल, ये छायांकित भाग नीचे तो है ही नहीं, नीचे है क्या, नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सर्कल। इसमें से नीचे वाला तो चाहिए ही नहीं, मतलब आधा सर्कल नहीं चाहिए, तो आधा सर्कल ही चाहिए। ऊपर वाला, ऊपर वाले में हमने ये घटा दिया ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे घटा सकते हैं, घटा देते हैं। इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, ये हो जाता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 1/2, बेस क्या है, बेस
ये ए दिया है, मतलब रेडियस ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए, टोटल कितना हो गया 2a। और हाइट कितनी है, वो भी ए ही है, इंटू ए। पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है, ए दिया है ना, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। अच्छा 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये 1/2 नहीं आएगा। कितना आया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, π/2 माइनस 1। चेक करें कहाँ पे है, ए स्क्वायर π/2 माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी में है। अब आप देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल जितनी अभी है उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ज़्यादा होती, तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते। लेकिन रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती ना, तो उसी दूरी को तय करने के लिए 10 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ये कहता है। ध्यान दो, हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, S1 S2 अपॉन डेल S इंटू डेल T। यहाँ पे डेल S और डेल S T का मतलब क्या है, डेल मतलब होता है चेंज, बदलाव, तो डेल S मतलब है चेंज इन स्पीड, गति में बदलाव। डेल T मतलब टाइम में, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये लिख लो। तो देखो D क्या आ जाएगा, S1 कितना है पता नहीं, पहले स्पीड कितनी थी, यदि रेलगाड़ी की चाल इतनी घंटा ज़्यादा होती तो अभी है कितनी, किसमें 6 जोड़ दें, तो नहीं पता ना, तो उसको लिख लो X, S1 को। अब 6 घंटा ज़्यादा होती तो 6, दोनों का डिफरेंस कितना आया, अभी जितना है उससे 6 ज़्यादा होती, तो डेल S कितना आ गया 6, क्योंकि 6 ज़्यादा होती, कितना चेंज हो रहा है, जितना भी पहले था उससे 6 ज़्यादा। तो टाइम में क्या डिफरेंस आता, टाइम में क्या आता, उसे 6 घंटे कम लगते, जितना पहले लगता था उससे 6 कम लग रहा है, तो टाइम डेल T कितना है, डेल T भी कितना है 6, कैसे 6 घंटे कम लग रहे हैं। अब यही दूरी, समान दूरी है ना, समान दूरी। अब देखो, लेकिन रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, पहले जितनी थी उतनी से 6 घंटे कम होती, तो अभी भी स्पीड में कितना डिफरेंस है 6, पहले जितनी भी थी 6 घंटे कम होती, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो 10 घंटे अधिक लगते। कितना ज़्यादा लग रहा है 10, 6 से 6 कैंसल हो गया, x से x कैंसल हो गया, 6x प्लस 6 छंग 36 इज इक्वल टू 10x माइनस 60। x को इधर ट्रांसफ़र किया, ये इधर 6 3 9 96 इज इक्वल टू 10x में 6x गया 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूना 8, 4 चौक 16। x है क्या, x है स्पीड। तो आपको क्या निकालना है, पहले इतनी स्पीड थी, 6 घंटे बढ़ाते तो 30 हो जाती, 6 घंटे कम करते तो 18 हो जाती, ये बात। तो आपको स्पीड नहीं निकालनी, आपको क्या निकालनी है, तय की गई दूरी, और दूरी तो यही है ना, तो दूरी ये वाला फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या है S1 मतलब पहले जितनी स्पीड थी, पहले स्पीड कितनी थी x मतलब 24, 6 घंटे बढ़ा दिया मतलब 30, दोनों का डिफरेंस 6,
और ये टाइम कितना लग रहा है 6। ये वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू रख दिए, सिंपल सी बात ये है, या आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। 6 से 6 कैंसल हो गया, 24 तिया 72, कितना आ गया 720 किलोमीटर क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। अच्छा याद देखिए ध्यान से, दूरी बोला है ना तो किलोमीटर पर आवर तो नहीं आएगा, किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, सिर्फ किलोमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं। 6 घन को जोड़ लेते हो आप। अब आप देखो 6 घन को आप जोड़ लेते हो ना, तो ये घन है मान लो, इसको आप जोड़ लिए, 6 ठोक घन जोड़ लिए भाई। एक घन 2 3 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ लिए तो 4 सेंटीमीटर अंत से 6 घर हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 4, ये तो 4 ही होगा, ये भी 4 होगा, तो कितना हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 24 नहीं हो गई, 6 चौक 24, 24 हो गई सर, ठीक है। अब देखो लेंथ कितना हो गया, लेंथ 24, ब्रेड्थ अभी भी 4 है, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 4, ये घनाभ बन गया। तो कुल क्षेत्रफल निकालना है। कुल क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 का 2, L इंटू B, 24 चौक 96 प्लस 4 चौक 16 प्लस 24 चौक 96, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हासिल आई 1, 9 10 19 और 1 20 इंटू 2, कितना आ जाएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। हाँ देखो, किसी घनाभ आकार की टंकी का आसन्न है, ये आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। क्षमता मतलब वॉल्यूम। हम क्या जानते हैं, जब क्षेत्रफल दिया गया होता है आसन्न फलकों का, हम जानते हैं वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ उनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 3 मीटर स्क्वायर इंटू 12 मीटर स्क्वायर इंटू 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किया तो मीटर का क्यूब आ गया अंडर रूट के बाहर। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 6 चौक 24 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, आयतन। लेकिन ये बताओ टंकी की क्षमता किस में बोला है, लीटर में। तो याद रखिए 1 मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। कितना लीटर, 1000 लीटर। तो 1 मीट्रिक क्यूब की जगह क्या रखेंगे 1000, 24 से गुणा कर लिया तो कितना लीटर आ जाएगा, 24,000 लीटर नहीं आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, पानी टंकी की क्षमता कितनी है 24,000 लीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3, हाँ तो देखते हैं। 2 संकेंद्री वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया भाई। संकेंद्री मतलब जो वृत्त होते हैं ना, उनका केंद्र एक ही होता है, कंसेंट्रिक बोलते हैं। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। चलो ये वृत्त का केंद्र है मान लिया,
चलो अब क्या कहता है, इनमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा होनी चाहिए, लेकिन ये जीवा है, लेकिन ये जीवा ना इसको काटनी नहीं चाहिए, छोटी वाली को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। मतलब इसकी जीवा इसका टेंजेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आप क्या जानते हैं, जब हमने पढ़ाते हैं हम, तो हम क्या बताते हैं, जब भी कुछ भी डायग्राम बनाते हैं ना, तो जो सर्कल का सेंटर खींचा जाता है वो कहीं भी खींच सकते हो ना आप, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन आप खींचेंगे कैसे, ऐसा सेंटर रेडियस खींचेंगे सेंटर से जो दोनों सभी को टच करे। तो इसका और इसका कॉमन पॉइंट तो ये है, तो यहाँ पे रेडियस खींचेंगे। रेडियस कहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे। अब इसका और इसका कॉमन पॉइंट ये है, तो रेडियस यहाँ पे खींच दीजिए और रेडियस यहाँ पे खींच दीजिए। देखिए ये क्या हो गया, ट्रायंगल नहीं बन गया, ट्रायंगल जहां पे डायमेंशन क्या क्या दिए गए हैं एक बार देखिए ध्यान से। सर इसका जो है ना छोटे का वो 3 है, जो बड़े का है वो 5 है, यही दिया है ना, ये 3 है, अच्छा 5 है। तो बड़े का ये केंद्र हो गया मान लेते हैं, छोटे की त्रिज्या तो ये हो गई यहां से लेके ये m मान लिया, ये a ये b, छोटे की त्रिज्या OM हो गई। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, यहां से लेके यहां तक OB कितना है 5। हम क्या जानते हैं, ट्रिपलेट से ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना लेंथ होगा इसका 4 नहीं हो जाएगा, M से B का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, वही लेंथ इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 3 है ये 5 है, तो ये भी 4, तो A से M 4, M से B 4, टोटल AB जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका क्या है, राइट आंसर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर टोटल कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी होगी, 18 से भी हो, 27 से भी हो, तो वो इनका एलसीएम होगा और एलसीएम से डिवाइड होनी चाहिए अपना आंसर। एलसीएम से डिवाइड होगी तो देखो 18 से भी होगी ना वो संख्या, 12 से हो, 15 से हो, 18 से हो, 27 से हो। 18 से हो मतलब 18 के अंदर 9 छुपा है। कोई संख्या 18 से डिवाइड होगी तो 9 से भी होगी। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होती क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं आ रहा। डिजिटल सम 9 से डिवाइड नहीं हो रही, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही, 9 से डिवाइड नहीं हो रही, सिर्फ यही संख्या है जो 9 से डिवाइड हो रही है, तो वही आपका आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्यों आया, क्योंकि इनका एलसीएम होगा, मतलब जो भी संख्या आएगी वो एलसीएम से डिवाइड होगी। एलसीएम से होगी 18 से भी होगी, 18 से होगी मतलब 18 के अंदर तो 9 छुपा है, तो 9 से भी होनी चाहिए। ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये 9 से डिवाइड नहीं होती, ये नहीं होती। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं, एलसीएम से डिवाइड करके देखिएगा, तीनों नहीं होंगे, एक ही हो जाएगा। चलिए हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, बेस्ट अप्रोच, ऐसे ही अप्रोच आपको रखना है। चलो देखो, सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु का औसत कितना है, 30 वर्ष। तो सोनू, हरि और गोविंद का योग कितना हो जाएगा सर, 3 लोग हैं, नंबर कितना है 3। कितने लोग हैं, सोनू, गोविंद और हरि 3। एवरेज कितना है, एवरेज है 30, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 30 तिया 90। कितना हो गया, योग 90। उनकी आयु कितने अनुपात में है, 4:5:6। ये आयु को 4
सोनू गोविंद और सोनू हरि और गोविंद, सोनू हरि गोविंद, हरि और गोविंद, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5:6। तो ये बताओ तीनों को ऐड किया कितना? यहाँ 5 4 9 6 15x। 15x की वैल्यू कितनी दे दी? 90। तो x की वैल्यू 15 छंग 90। तो क्या पूछा है? सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर कितना है? सोनू और गोविंद की आयु के बीच में कितना अंतर है? 2x का। तो x की वैल्यू 6, तो 6 और 4 के बीच में 2 की वैल्यू 2 का डिफरेंस है। तो 6 दूनी कितना आया? 12। आप चाहो तो निकाल लो। x की वैल्यू 6, तो 4x की वैल्यू 6 चौक 24 और इसकी वैल्यू 6 छंग 36। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? 12 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये खर्चा कर दिया। मतलब ये भी तो कॉस्ट पड़ गया ना। हम जैसे इसको खरीदे और इस पे ना कुछ खर्चा कर दिया, पेंट करा दिया इसको, तो वो भी तो हमारा खर्चा लग गया। तो 22,500 और 800 कितना हो गया? 8 5 13 3 और 23,300। 23,300 और 1,000 और 24,300 रुपये व्यय कर दिया। 24,300 रुपये। चलो भाई ठीक है। अब बोलता है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पे बेचना पड़ेगा? 20% का लाभ मतलब 120 में बेचना चाह रहा है। कितना आया? 0 का 0, 12 दूना 24, 12 तिया 36, लास्ट में 60 आना चाहिए। लास्ट में 60 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा गुणा नहीं करना, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये अप्रोच आपको बना के चलना है। चलिए नेक्स्ट। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। 12,000 रुपये पहले दोस्त को कितना रुपए? 12,000 और 8% की दर पे दे रहा है। कुल संपत्ति पर 10% लाभ चाहता है। उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए? साधारण ब्याज की दर चाहिए। देखो एक बार समझो। 20,000 रुपये है अरुण के पास। इस 20,000 में से वो क्या करता है? पहले दोस्त को दे रहा है 12,000 रुपये। तो दूसरे दोस्त के लिए कितना रुपया बच गया? 8,000 नहीं बच गया? 12,000 एक को दे दिया, दूसरे को 8,000। इस पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अपनी कुल राशि पर कितना लाभ कमाना चाह रहा है? 10%। तो इसको कितने में देना चाहिए? x% निकालना है। कुल राशि पर 10% चाह रहा है। कुल राशि पर 10% मतलब 20,000 का 10% कितना चाह रहा होगा? 2,000 रुपये ब्याज चाह रहा होगा। तो 2,000 ब्याज चाह रहा होगा। ऐसा कर लो, इसका 12,000 रुपये इंटू 8%, चलो पूरा करवा देते हैं। टाइम क्या है? 1 साल प्लस 8,000 रुपये प्लस x% इंटू 1 साल बराबर कुल राशि 20,000 पे 10% का ब्याज चाह रहा है। ये ब्याज है। इसका ब्याज दोनों को जोड़ा तो कुल का ब्याज कितना आ जाएगा? 12 8 96 960 प्लस 80x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2,000। 80x 960 उधर गया, कितना आ गया? 1,040। इसमें से डिवाइड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। 80x x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितना परसेंट आ गई? 13% आपका राइट आंसर है। चलो ये ऐसा समझ लो। अब देखो इसको हम ना डायरेक्ट करते तो कैसा करते? हम डायरेक्ट करते ना
तो क्या करते, कितना है प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कितना है 12,000 एक को दिया, तो दूसरे को कितना दिया 8,000। रेशियो कितना आ गया सर 4 दूना 8, 4 तिया 12। ये किसका रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का। अब देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं हम। कैसे, प्रिंसिपल का रेशियो पहले वाले को कितने परसेंट में दिया है 8% में, टोटल कितना चाह रहा है 10%, इसका कितना परसेंट होना चाहिए यही है, और कितना रेशियो आ गया प्रिंसिपल का 3:2। तो देखो 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 2, ये बात सही है। 10 में से 8 गया 2 आया। किसमें से घटाओ कि 3 आए, 3 कब आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 में से घटा दो ना, 10 में से 7 घटा दो 3 आएगा। लेकिन याद रखो ये जो बीच वाला टोटल है ना वो 1 से बड़ा होता है, तो 1 से तो बड़ा है और दूसरे से छोटा होता है, तो 7 अगर ले लिए तो दोनों से छोटा नहीं हो गया ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा इससे, और डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 13%। डायरेक्ट सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी। ये वाली अप्रोच तो सारे जानते थे, ये वाली अप्रोच उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, दिए गए चित्र में L1 L2 समांतर हैं, ABC और AB और BC, AB और BC इसके समद्विभाजक हैं। हाँ दिया है AA और BB, ठीक है। तो ABC की माप निकालना है, ABC की माप। चलो देखो हम क्या जानते हैं, 2 लाइंस है ना, उसको कोई कट कर रहा है तो यहाँ वाला एंगल क्या होता है, पूरा का पूरा योग दोनों का कितना हो जाता है 180। तो आप क्या करोगे 2A प्लस ये वाला एंगल पूरा का पूरा 2B इज इक्वल टू 180 नहीं हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लिया, A प्लस B कितना आ गया 180 डिग्री नहीं आ गया, 2 से कटाया तो कितना आ गया A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं आ गया। इन दोनों का योग 90 डिग्री है और तीनों का योग कितना हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही 90 हो गया। तो ये कितना डिग्री होना चाहिए 90 और 90 180, आंसर क्या आया 90 डिग्री इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोण P का संपूरक कोण इतना है और कोटि पूरक इतना है, तो P का मान देखो। लाइंस एंड एंगल्स का जो वीडियो हमने बनाया है उसका पार्ट 1 देखेंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई P कोण है, एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 माइनस P, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 माइनस P। ये दिया कितना है सप्लीमेंट्री 12A प्लस 6 डिग्री, और ये कितना दिया है 6A डिग्री। हम क्या जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है कि नहीं। तो 12A में से 6A चला गया, कितना बचा 6A प्लस 6 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 6A कितना आ गया 84। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 14 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है P का मान ज्ञात करें, P का मान निकालना है। अब देखो हम क्या जानते हैं, यहां पे देखो
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस पी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस पी इज इक्वल टू कितना डिग्री है 6a। यही 6a की वैल्यू कितनी डिग्री है 84 डिग्री नहीं है, ये देखो 6a की वैल्यू 84 डिग्री, तो 6a की जगह 84 रख दिया 90 माइनस पी, पी इस तरफ आएगा 90 में 84 घटाया कितना आ गया 6 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कंसेप्ट सिर्फ यही है, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ये हमने कराया है, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दो सिलेंडरों की त्रिज्याएं इतने अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां ये हैं, तो उनके आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसल, आर का स्क्वायर और एच को लिखना है। तो सिलेंडर की त्रिज्याएं क्या है 2/3, तो 2 का क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आर स्क्वायर, और नीचे वाला 3 है तो 3 का 9, एच का अनुपात कितना है 5:3 इंटू 5 इंटू 3, ये कर लिया 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 20:27 आपका राइट आंसर है भाई। त्रिज्याओं का वर्ग कर लिया तो त्रिज्या कितनी है 2:3, मतलब 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5/3 इसको लिख दिया। चलो नेक्स्ट, अर्धगोले और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आयतन बराबर है। देखो ये अर्धगोला है, ये ना अर्धगोला है, चलो, और बेलन की ऊंचाई बराबर है, बेलन, ये बेलन हो गया तो इनकी ऊंचाइयां बराबर हो गई, ठीक है। मतलब अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है ना वो कितनी होती है आर, रेडियस ही होता है, चलो, मतलब इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी मान लेते हैं आर है, चलो ठीक है। आयतन भी बराबर है दोनों का, और इसकी रेडियस कितना है मानते हैं कैपिटल आर, दोनों का आयतन बराबर है, आयतन बराबर है तो क्या हो जाता है, आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर है किसके 4, सॉरी ये क्या है सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, आर ये कैपिटल आर लिखना है ना क्योंकि इसका आर क्या है कैपिटल आर, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर, एच की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर से तो स्मॉल आर एक बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बोल रहा है, ये स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हुआ तो आर स्क्वायर नहीं आ गया, तो कितना आया 2 स्मॉल आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, ये 3 इधर आ गया। आपको बोला है दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, इसकी त्रिज्या आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर स्क्वायर, थ्री बाई टू, अंडर रूट ले लेंगे ना, आर बाय कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ √3/√2, ये कहाँ दिया है √3 अनुपात √2 आपका राइट आंसर है, कहाँ दिया है √2 अनुपात √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। 18,000 जनसंख्या में से अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। 18,000 है मेल,
फीमेल। पुरुषों की जनसंख्या 5% वृद्धि और फीमेल की जनसंख्या में 7% की वृद्धि। और कुल जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 19,200 हो गई। तो बढ़ी कितनी? सर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1,200। 19,200 हो गई और थी कितनी? 18,000। तो 1,200 डिफरेंस आ गया दोनों का, इतनी बढ़ गई। हम देखते हैं टोटल मेल कितने हैं? 5% बढ़ रहे हैं, ये 7%। तो ये 5% भी तो बढ़ रहे हैं ना, 5% नहीं बढ़ रहे, 5% प्लस 2% ऐसा लिख सकते हैं ना। तो टोटल 18,000 का 5% तो बढ़ ही रहे हैं। 18,000 का 5% कितना आ गया? 18,000 का 10% 1,800, 5% कितना आ गया? 900। तो 900 सिर्फ 5% के कारण बढ़े हैं। बचे कितने? 300। ये 300 है कौन? ये फीमेल का 2%, 3% की 300 की है। 2% की वैल्यू 300। किसके 2%? फीमेल के। देखो फीमेल का 2% है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 150 है ये। हंड्रेड % की वैल्यू कितनी आ गई? 150। 1% की वैल्यू 100 के आगे 2 जीरो चिपकाना है। मतलब सर 18,000 में से महिलाएं कितनी हो गई? 15,000। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 3,000 नहीं हो जाएंगे? बताओ आप। टोटल कितना है? 18,000। तो क्या बोलता है? पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, कितना आया? 1:5 क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए 22 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। 23rd क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त ये है। ये दोनों एक दूसरे की त्रिज्याओं से सेंटर से होकर गुजरेगा। सेंटर से होकर गुजरेगा इसका मतलब ये है देखिएगा कि इसका ये वाले का रेड वाले का सेंटर तो ये रहा और ब्लू वाले का सेंटर कौन सा रहा? ये वाला। अब इसके सेंटर से ब्लू वाले का सेंटर से होके रेड वाला और रेड वाले के सेंटर से होके ब्लू वाला गुजर रहा है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। अब हमने क्या कहा है? दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दो। हमने नहीं कहा जो भी कॉमन है ना उसको जोड़ते जाते हैं। रेडियस ऐसे ही खींचते हैं, ऐसा जोड़ दो, ये त्रिज्या ऐसा जोड़ दो, ऐसा त्रिज्याओं को जोड़ दो, तो ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है? O और O डैश उनके केंद्र हों। ये O हो गया, ये O डैश हो गया और A तथा B पर काटते हों एक दूसरे को। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, काट रहे हैं। OB ये रेड वाले की त्रिज्या नहीं हो जाएगी? OB। O डैश B इसकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी?
ब्लू वाले की ओ डैश बी, ओ डैश ए ब्लू वाली की त्रिज्या, ओ डैश ओ ए रेड की त्रिज्या, ओ बी रेड की। तो ये त्रिज्याएं हो गई। ओ डैश ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं है, ये बताओ। यहां से लेके ये देखो, ये सेंटर है किसका, रेड वाले का, और रेड वाला कहां है, लास्ट यहां। सेंटर से लेके परिधि तक खींचा गया तो वो क्या है, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, नीचे भी सेम है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सारे के सारे क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो क्या पूछता है, जो चतुर्भुज है ए ओ बी ओ डैश, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऊपर वाले का डबल होगा, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज सेम है, बराबर है। तो ऊपर का त्रिभुज देखते हैं क्या बन रहा है। आप बताइए, आप ही बताइए भाई। सर ये ऐसा है ना, कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो, आप हमको ये बताओ, ये तो ए हो गया, नहीं हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ओ, और ये क्या हो गया, ओ डैश। ए ओ ए ये आर है, त्रिज्या है। ए ओ डैश ये भी त्रिज्या है, सारी त्रिज्याएं बराबर हैं। ओ डैश भी तो त्रिज्या है ना। तो ये क्या बन गया सर, आप कहेंगे ये बन जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया निकाल दिया, नीचे भी तो वही है सेम, तो डबल कर देंगे तो 2 कर देते हैं। इक्विलेटरल एंगल सम इक्विलेटरल ट्रायंगल सम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल, सारी भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल को हिंदी में समबाहु कहा जाता है। √3/4 ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है, वही ये साइड, ये आर ए है, 2 से 4 कैंसल, कितना आ गया, √3/2 ए स्क्वायर। बस इतना सा था, सिर्फ इतना सा है, ये आपको बनाना ही नहीं था। समबाहु त्रिभुज, भुजाएं समान हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चन आज के। 2 बराबर धनराशियों में क्रमशः 8% और 4% साधारण ब्याज की दर से एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि इतनी है। देखो, 2 बराबर धनराशियां P और P, इस पे ना हम क्या कर रहे हैं, एक को 8% पे दे रहे हैं और दूसरे को 4% पे दे रहे हैं। एक ही समय में, मतलब आज ही उधार दिया गया। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले, ये पहली ना इससे 2 वर्ष पहले मानते हैं, ये T समय में प्राप्त हुई, तो ये कितने समय में प्राप्त हुई, T-2 में, ये समय हो गया। चलो ठीक है भाई। प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि भी बराबर है। ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम, अमाउंट जो मिल रहा है ना वो भी सेम है, कितना, 14,500, 14,500 रुपए। अब देखो, इस पे भी 14,500, इस पे भी 14,500, मतलब ब्याज तो सेम लगा होगा, ब्याज सेम लगा होगा। तो सर ब्याज तो सेम लग रहा है, ठीक है, कितना लगा होगा देखो,
P इंटू 8% इंटू T-2, ये साधारण ब्याज हो गया, और P इंटू 4% इंटू T, P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 4 दूना 8, 2T-2 दूना 4 इज इक्वल टू T। T इधर आया, 2T में T चला गया, कितना आ गया 4। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए निकला। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो कहता है प्रत्येक धनराशि ज्ञात करें। प्रत्येक धनराशि मतलब P निकालना है। अब देखो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो इसमें रख लो। P की वैल्यू कितनी आएगी? 4% की दर से। टाइम कितना है? टाइम कितना है? T। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान देना, ये क्या है? ये है क्या भाई? सर जो ये दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। तो क्या बात समझ में आई? 4 में से 2 गया, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16% का ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट का? 4% मिल रहा है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये 4 है ना T की वैल्यू। T की वैल्यू अभी निकाले 4% 4 साल के लिए। तो ब्याज कितना लग गया? 16% ब्याज नहीं लग गया? 16% ब्याज लग रहा है। तो मूलधन कितना लगेगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट, क्योंकि ये 16% तो ब्याज लग गया। प्रिंसिपल क्या लेते हैं? प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं, तो ये ब्याज लग गया 16%। तो अमाउंट कितना परसेंट हो गया? 116%। क्योंकि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ा होता है, प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ा होता है, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू 14500, क्योंकि ये अमाउंट है, याद रखेंगे। और अमाउंट क्या होता है? मूल मिश्रधन, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना परसेंट? 100%। SI साधारण ब्याज कितना परसेंट लग रहा है? 16%। 14,500। 116% की वैल्यू कितनी आ गई? 14,500 रुपये। किससे कटेगा? 29 चौक 4%, 29 पंचे 500। 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये। आपको क्या निकालना है? वो धनराशि। धनराशि कितना परसेंट है? 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 में 25 का गुणा करो, 25 चौक 100, तो इधर भी 25 का गुणा, 25 पंचे 125 00। 12,500 रुपये आपके राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। व्यापम का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लास्ट बार हॉस्टल वार्डन हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन, मूल्य प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20%। तो 100 से कितना हो गया? 120। ये पुरानी प्राइस है, ओल्ड, ये नई, न्यू। तो कहता है चीनी की खपत मतलब कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च पहले जैसा रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है ना, तो क्या करते हैं? इसको चेंज कर देते हैं। 120 और ये क्या हो जाता है? 100। कितने की कमी किए? 20 की। कहाँ से? 120 से। इंटू 100%, 20 छंग कितना आया? 16 सही 2/3%। अब याद रखिए, इसको हमने परसेंट के टॉपिक में अच्छे से डील किया है। MCQ सीरीज में आप देखेंगे, परसेंट का जो टॉपिक है उसमें MCQ में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। सारे टाइप, इसको जो भी टाइप हैं सब के सब इसमें डील किए हैं। चलिए आज का 25 क्वेश्चन MCQ ये रहा। अब नेक्स्ट कल अपन फिर से
बाकी क्वेश्चंस को और अलग अलग डिफरेंट टाइप, जितने टाइप पॉसिबल हैं सबको आपके सामने कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।